करते रहिए, क्योंकि अब पेपर की डेट भी आ गई है, तो अब थोड़ा सा तैयारी अपना बेहतरीन करने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है भाई, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक ओपन फ्रेम बाइमेटालिक एडजस्टेबल थर्मोस्टेट कॉन्टैक्ट्स। थर्मोस्टेट कॉन्टैक्ट बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है, ये चीज आपसे पूछा है। और वो कॉन्टैक्ट कैसा होना चाहिए, बाइमेटेलिक एडजस्टेबल होना चाहिए, मतलब कि दोनों तरफ क्या हो, दोनों तरफ उसको एडजस्ट किया जा सके, जैसा आपको कॉन्टैक्ट बनाना है। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, सामग्री का उपयोग खुले फ्रेम के द्विधात्वीय समायोजक थर्मोस्टेट संयोजक को बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग इसमें इस तरह के कॉन्टैक्ट को बनाने के लिए या थर्मोस्टेट कॉन्टैक्ट को बनाने के लिए प्रायः चांदी का यूज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंट्रोल पैनल वायरिंग में डीन रेल का उपयोग क्या है। मैंने डीन रेल और जी चैनल दोनों एक साथ आपको इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था, जहां पे दिखाया था कि डीन रेल कैसा होता है और जी चैनल कैसा होता है ना, ये दोनों चीज हमने आपको दिखा दिया था। तो आपका जो डीन रेल है, जो आपका डीन रेल है, डीन रेल का उपयोग हम लोग बिना स्क्रू के एमसीबी को फिट करने के लिए, है ना, या फिर लिख लो कि विद्युत उपकरण को फिक्स करने के लिए डीन रेल का यूज करते हैं। फिक्स करने के लिए डीन रेल का यूज किया जाता है ना, यूज किया जाता है। क्लियर है भाई। और बाकी जो आपका जी चैनल है, जी चैनल का यूज कहां पे किया जाता है, तो उसका भी यूज हम लोग करते हैं इक्विपमेंट्स को होल्ड करने के लिए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को होल्ड करने के लिए, लेकिन वहां पे हमें स्क्रू लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन कौन सा दिख रहा है। इट प्रोवाइड अ पाथवे फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग, नहीं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए तो ये पाथ नहीं देगा। इंस्टॉल द हाई पावर्ड सर्किट एक्सेसरीज, माउंट द डबल टैक टर्मिनल, यहाँ पे माउंट द कंट्रोल एक्सेसरीज विदाउट स्क्रू, ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, है ना, विदाउट स्क्रू वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में संचालन को नियंत्रित करती है। अनुक्रमिक, अरे सीक्वेंशियल कंट्रोल की बात कर रहे हैं। हाँ, सीक्वेंशियल कंट्रोल के लिए इसमें से कौन सी डिवाइस यूज की जाती है। सीक्वेंशियल कंट्रोल की बात किया है, ठीक है, सीक्वेंशियल कंट्रोल की बात कर रहा है आपसे। तो ये बताइए कि जो आपका फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप सीक्वेंशियल है या कॉम्बिनेशनल है। फ्लिप फ्लॉप, अरे भाई आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा ना, दो तरह के सर्किट होते हैं, एक आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं और एक आपके सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं। ठीक है, तो वही चीज आपसे पूछा है यहाँ पे कि सीक्वेंशियल कंट्रोल सिस्टम इसमें से कौन सा है। सीक्वेंशियल कंट्रोल सिस्टम इसमें से आपका हो जाएगा टाइमर। ठीक है, यहाँ पे टाइमर आपका सीक्वेंशियल कंट्रोल सर्किट हो जाएगा। बाकी जो आपका रिले है, कॉन्ट्रैक्टर है या जो आपका कंट्रोल ट्रांसफार्मर है, ये आपके सीक्वेंशियल कंट्रोल डिवाइस के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, सीक्वेंशियल कंट्रोल डिवाइस के अंतर्गत क्या आता है, आपका टाइमर आता है। टाइमर क्यों आता है, क्योंकि जिस सीक्वेंस में आप टाइम को सेट किए रहेंगे टाइमर के अंदर, उसी सीक्वेंस में ये डिवाइस को ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंशियल कंट्रोल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा डीसी लोड संपर्ककर्ताओं के DC4 मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया गया है। अरे हमने DC1, DC2, DC3, DC4, AC1, AC2, AC3, AC4 ये सब हमने पहले ही आपको समझाया था। इससे पहले वाली क्लास में सबका हमने बता दिया था कि कौन सा मानक किस कार्य के लिए यूज किया जाता है, ये सारा हमने डिस्कस किया था, है ना। तो DC4 वाले में क्या बताया था मैं, DC4 वाला स्टार्ट एंड स्टॉपिंग द सीरीज मोटर, स्टार्ट एंड स्टॉपिंग द सीरीज मोटर। यदि आपने
इससे पहले वाली क्लास नहीं देखा है तो उस क्लास में जाइए, उस क्लास में हमने बेहतरीन तरीके से आपको बताया था AC1, AC2, AC3, AC4, फिर आपको DC1, DC2, DC3, DC4 सबका अलग अलग हमने आपको बताया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। कंट्रोल पैनल वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या होता है? जो नियंत्रण कंट्रोल ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल पैनल में, उसका उपयोग क्या होता है? ठीक है, तो देखिए जो कंट्रोल पैनल में कंट्रोल ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं, इसका काम एक तरह से कह सकते हैं कि बस एक्सिलरी सर्किट्स को ऑपरेट कराना होता है। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारे कंट्रोल पैनल में डिवाइसेस यूज किए गए हैं या जो भी हमारे इक्विपमेंट्स यूज किए गए हैं वो डायरेक्ट आपके सप्लाई वाले ट्रांसफार्मर से नहीं जुड़े रहते हैं। इन सभी को ऑपरेट कराने के लिए एक छोटा सा कंट्रोल ट्रांसफार्मर लगा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से फिर हम लोग अपने आंसर को सेट करेंगे। टू मेंटेन कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज टू सप्लाई द पावर टू द ऑक्सिलरी सर्किट, टू सप्लाई द पावर टू द ऑक्सिलरी सर्किट। ठीक है, टू कंट्रोल द सप्लाई वोल्टेज टू द कंट्रैक्टर, सप्लाई वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है कंट्रोल ट्रांसफार्मर को। टू प्रोटेक्ट द कंट्रोल एलिमेंट्स फ्रॉम ओवर वोल्टेज फॉल्ट, ओवर वोल्टेज फॉल्ट से क्या ये कंट्रोल पैनल कंट्रोल ट्रांसफार्मर आपका ओवर वोल्टेज फॉल्ट से बचाएगा? तो बिल्कुल ही नहीं बचाएगा भाई। यहाँ पे हमने अभी आपको बताया कि ये ऑक्सिलरी सर्किट्स जो भी होती हैं उनको ऑपरेट कराने के लिए हम लोग कंट्रोल ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं कंट्रोल पैनल में या कंट्रोल सर्किट में। ठीक है, तो टू सप्लाई द पावर टू द ऑक्सिलरी सर्किट, टू द ऑक्सिलरी सर्किट, तो यहाँ पे बी एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, बी एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया आपको कि जो आपका कंट्रोल पैनल होता है या जो भी आपकी कंट्रोल वायरिंग होती है वो वायरिंग डायरेक्ट आपके सप्लाई सिस्टम के ट्रांसफार्मर से नहीं जुड़ी रहती है, उसको ऑपरेट कराने के लिए हम लोग एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किसी संयोजक के संपर्क काम करने के लिए, अरे हाउ द कॉन्टैक्ट्स इन अ कॉन्ट्रैक्टर कैन बी एंगेज्ड फॉर वर्किंग, कॉन्ट्रैक्टर कैसे एंगेज होते हैं? ये चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको काम करने के लिए कैसे एंगेज किया जाता है, ये चीज आपसे पूछा है। ठीक है भाई, मैनुअल ऑपरेशन, भाई मैनुअल ऑपरेशन यदि करना है तो हम कॉन्ट्रैक्टर क्यों लगाएंगे? मैनुअली यदि ऑपरेट करना है तो हम कॉन्ट्रैक्टर क्यों लगाएं? स्विच ना लगा लें भाई। मैकेनिकल सेटिंग बाय ऑपरेटिंग electromagnetic to change the position by using bimetallic strip to use the position। तो जो भी आपके कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, हर एक कॉन्ट्रैक्टर के अंदर ऐसे संरचना होती है कि जब उसमें सप्लाई दिया जाए तो उसके अंतर्गत मैग्नेटिक फील्ड बनता है और मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है। मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ उसे अट्रैक्ट करता है या क्या करेगा? रिपेल करेगा। यदि अट्रैक्ट करता है तो फिर कॉन्ट्रैक्टर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, यदि रिपेल करता है तो फिर कॉन्ट्रैक्टर एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आपके कॉन्ट्रैक्टर हैं ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होने वाले डिवाइस होते हैं, इसको मैनुअली ऑपरेट नहीं किया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन कौन सा बनेगा? बाय ऑपरेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टू चेंज द पोजीशन, टू चेंज द पोजीशन। कहीं ना कहीं ये चीज क्या दर्शा रहा है? ऑटोमेटिकली ही दर्शा रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो लिखा है ना, ये चीज कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली ही दर्शा रहा है, लेकिन भाई इसमें सप्लाई देनी पड़ेगी आपको, इसी सप्लाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा डिवाइस पैनल बोर्ड में पट्टियों और गुथे हुए केबल से चमक आने से रोकता है? अरे यार चमक, वाह, मतलब हिंदी का लिखने का एक अजब ही तजुर्बा है इन लोगों का। स्पार्किंग लिखो यार यहाँ पे, स्पार्किंग, ठीक है, नहीं तो चमक पढ़ते ही रह जाओगे। बोला है कि गुथे हुए केबलों से स्पार्किंग आने से रोकता है। इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है, कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है? स्लीप। स्लिप्स का काम क्या होता है? टर्मिनल्स, जैसे दो वायर्स या दो केबल्स को जोड़ा गया तो वहां पे स्लिप्स हम लोग लगाते हैं उसके ऊपर, ताकि इंसुलेशन बना रहे। ठीक है, वायर फेरुल, वायर फेरुल के बारे में हमने बता दिया था कि फेरुल कहाँ पे लगाया जाता है भाई? जो भी आपके हैंडल होते हैं, हैंडल के किनारे पे लगाया जाता है ताकि हैंडल फटे ना। ठीक, लंग्स एंड थिम्बल्स, लंग्स एंड थिम्बल्स इसका यूज किया जाता है किस लिए?
इसी का यूज किया जाता है टर्मिनल्स पे कनेक्शन को बनाने के लिए। कई सारे गुथे हुए यदि केबल है तो उनको लग्स के द्वारा एक जगह मतलब पूरी तरीके से उसको एकत्रित कर लिया जाता है लग्स के द्वारा और उसे नट बोल्ट के द्वारा कसा जाता है, ठीक है, टर्मिनल्स पे। तो वहां से स्पार्किंग नहीं होती है। यदि ऐसे आप कहीं पे कनेक्शन बनाते हैं, किसी टर्मिनल पे कनेक्शन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें स्पार्किंग होती रहती है, उसमें चमक आती रहती है। तो वो चीज ना हो इसलिए हम लोग लग्स एंड थिम्बल्स का यूज करते हैं, ठीक है भाई। पैनल में कीड़ों और चूहों से केबल की रक्षा कैसे की जाती है? पैनल में अरे अब कुछ आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चूहा मारने की दवा यूज कर लेंगे। बहुत लोग ऐसा कहोगे ना भाई कि सर चूहे को ही तो मारना है, बोला है कि कीड़ों और चूहे से बचने के लिए क्या करेंगे। अरे यार आप बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हो, आप इलेक्ट्रीशियन बनने वाले हो, तो आप टेक्निकली बात करो, ठीक है। बोला है कि इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसका आप यूज करोगे तो चूहा या कीड़ा आपके कंट्रोल पैनल के अंदर नहीं जाएगा। तो उसी के लिए हमने बताया था कि जैसे आप ऐसे समझो ये आपका है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक, ऐसा आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जब वायर्स को बाहर निकालना होता है या वायर्स को अंदर लेना होता है, जैसे मान लीजिए कि इधर से आपने दे दिया इनपुट, इधर से इसमें दे दिया आपने इनपुट, तो इनपुट के लिए इधर से वायर दे दिया और आउटपुट के लिए इधर से वायर दे दिया, ठीक है। तो ये तो पूरा जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है किसी ना किसी मटेरियल का बना होता है, या तो आप इसको लकड़ी का बनाते हो, लकड़ी का तो हालांकि बहुत कम बनता है भाई, हैवी यदि आपकी पावर सर्किट है, पावर सर्किट के लिए हमें किसी न किसी मेटल का डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में ये तार कैसे ले जाए, जब ये वो किसी उसकी चादर यदि किसी मेटल की बनी है तो उसमें तार कैसे अंदर ले जाएंगे, तो उसमें एक होल करेंगे, ठीक है। होल करने के बाद उसके ऊपर क्या लगा देते हैं हम लोग, उसके ऊपर लगाते हैं ग्रोमेट। ग्रोमेट याद है क्या? ग्रोमेट कैसा होता है ये हमने आपको बताया था ना, ग्रोमेट कैसा होता है। ग्रोमेट हमने आपको बताया था कि कुछ इस तरीके की आकृति होती है और इस पे क्या बना रहता है यार, इससे पहले हमने ग्रोमेट का फिगर बताया था आपको, है ना। यहाँ पे आपके वोल्ट बने रहते हैं, ये क्या किए जाते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे लगा के दोनों तरफ से टाइट कर दिए जाते हैं, जो आके इस मेटल की चादर में एकदम अच्छे तरीके से चिपक जाते हैं। और इन्हीं होल के अंदर से हम लोग अपने वायर को लेके चले जाते हैं। तो इससे दो फायदा होता है कि हमारा वायर्स भी नहीं कटता है और ये इस होल के अंदर ज्यादा इतना स्पेस भी नहीं बचता कि यहाँ से कोई चूहा या कोई कीड़ा अंदर जा पाए। छोटे छोटे कीड़े जाएंगे तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है, लेकिन चूहा यदि चला जाएगा तो वो दो टर्मिनल पे एक साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसका एक पैर एक टर्मिनल पे, दूसरा पैर दूसरे टर्मिनल पे जैसे ही जाएगा तो वहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो आपका कंट्रोल पैनल खराब हो जाएगा, ठीक है। और किस वजह से खराब हुआ, मतलब बिना मतलब का खराब हुआ। वो चूहा जिसको कहीं और जगह घूमना चाहिए था, फालतू का गया आपके कंट्रोल पैनल में और आपके पूरे सर्किट को खराब किया। तो उससे बचने के लिए हम लोग ग्रोमेट का यूज कर लेते हैं। ये ग्रोमेट है यार, ठीक है, ग्रोमेट। तो यहाँ बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नियंत्रण पट के लेआउट को डिजाइन करते समय किस आवश्यक विशेषता पर विचार किया जाना है? What essential feature to be considered while designing a layout of control panel? यदि आपको एक कंट्रोल पैनल बनाना है तो कंट्रोल पैनल बनाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपको कहीं पे वायरिंग करना होता है तो वायरिंग करने से पहले आपको ये देखना पड़ता है कि हाँ कहाँ पे हमें कनेक्शन करना है और कितने पॉइंट बनाने हैं। इसके बाद कैसे हम एकदम शॉर्टेस्ट वे का या शॉर्टेस्ट रास्ते का यूज करें जिससे तार की बचत हो। ये सारी चीजों का एजम्पशंस पहले ही कर लिया जाता है, इसलिए हम लोग पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं, फिर आपका वायरिंग डायग्राम बनाते हैं। अलग अलग प्रोसीजर होता है। फिर प्लान, सबसे पहले आपका प्लान बनता है, फिर आपका सर्किट डायग्राम बनता है, फिर आपका वायरिंग डायग्राम बनता है ना। तो 3 प्रोसीजर होता है कि किसी भी घर में वायरिंग करने से पहले। उसी तरीके से यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि यदि आपको कंट्रोल पैनल बनाना है, कंट्रोल पैनल का लेआउट बनाना है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन दिया है कि प्रॉपर टाइप ऑफ प्रोटेक्शन एंड मेजरिंग सिस्टम। ये तो भाई कंट्रोल पैनल, जब हमारा कंट्रोल पैनल
तैयार होगा उस समय ना हम इन चीजों को ध्यान देंगे। तो ये तो बाद की बात हो गई। इनसाइड एरिया नंबर ऑफ इंडिकेटिंग लाइट्स इन फ्रंट पैनल, ये बात भी गलत हो गई। ठीक है, सुटेबल मेथड ऑफ लेवलिंग एंड केबल हार्नेसेस, ये भी आपकी मतलब केबल जो आपकी कंट्रोल लेआउट है या कंट्रोल पैनल है उसकी वायरिंग करते समय ये ध्यान देना है। ठीक है, और इससे पहले की बात किया है कि जब आप कंसीडर कर रहे हैं तब डिजाइन कर रहे हैं उस समय आपको उसके लेआउट में ध्यान देना है। ठीक है, तो उस समय आपका ये ऑप्शन एकदम करेक्ट बन रहा है कि आउटसाइड डायमेंशन एंड स्विंग एरिया ऑफ कैबिनेट डोर, जो भी आप कैबिनेट डोर लगाएंगे कंट्रोल पैनल में, उस कंट्रोल पैनल के डोर को खुलने के लिए अच्छा स्पेस चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम कंजस्टेड एरिया में आपने कंट्रोल पैनल बना दिया और जब आप रिपेयरिंग के लिए जा रहे हो तो उसका डोर ही आप ओपन नहीं कर पा रहे हो। उसका डोर ओपन कर रहे हो तो कहीं इधर किसी डिवाइस में या इधर किसी दीवार में लड़ रहा है तो फिर उधर किसी दीवार में लड़ रहा है। मतलब स्पेस पूरी अच्छे तरीके से होना चाहिए और वहां पे रोशनी भी अच्छी तरीके से मौजूद होनी चाहिए ताकि आपको हर एक डिवाइसेस क्लियरली दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पावर और कंट्रोल वायरिंग अलग अलग रेस वेज में क्यों चलते हैं? अरे यार ये तो क्वेश्चन मुझे लग रहा है तीसरी बार आ गया है ना। इनको अलग अलग इसलिए रखा जाता है ताकि इंटरफियरेंस ना हो, इस वजह से हम लोग पावर सर्किट को और जो हमारी नॉर्मल सर्किट होती है इन दोनों को अलग अलग रखते हैं। तो ये 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है ना। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। इंटरफियरेंस की बात किसमें किया है? टू रिड्यूस द रेडियो इंटरफियरेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि तीसरी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। Why the motor is not changing the direction if reverse push button is pressed in forward and reverse control start delta start है। देखो इससे पहले जो भी क्वेश्चन था यहां तक आपका कंट्रोल वायरिंग या कंट्रोल पैनल वायरिंग के चैप्टर के क्वेश्चन थे। यहां तक ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहां से कौन सा चैप्टर चलेगा? तो यहां से आपका चलेगा एसी एंड डीसी ड्राइव। एसी एंड डीसी ड्राइव का चैप्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको एसी और डीसी के बारे में थोड़ा सा तुलना कर दे रहा हूं। एसी और डीसी में तुलना भी देख लीजिए थोड़ा। यहाँ पे पहले एसी ड्राइव और डीसी ड्राइव क्या होता है देखिए। ड्राइव कहने का मतलब यही है कि मशीन को चलाना। अरे यार मोटरसाइकिल आप सीखते हो तो उसको क्या कहते हो कि मोटरसाइकिल हम चला रहे हैं या मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हैं। या कार का कोई चालक होता है तो उसे क्या कहते हो? ड्राइवर कहते हो ना। ड्राइवर कहने का मतलब यही हुआ कि वो कार को चलाने वाला आदमी है, इसलिए वो क्या है? ड्राइवर है। किसका ड्राइवर है? कार का। ठीक, तो वो क्या कर रहा है? कार को चला रहा है, यानी कि कार को ड्राइव कर रहा है। सेम वही चीज यहाँ पे होती है। जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन है या जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल एसी मशीन है या डीसी मशीन है, तो इलेक्ट्रिकल एसी मशीन को चलाने के लिए हम लोग एसी ड्राइव का यूज करेंगे। एसी ड्राइव का यूज कैसे करेंगे? मतलब कि एसी में कुछ चेंजेस करेंगे हम लोग, उसके वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे, उसके फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेंगे या उसके करंट को कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करके तब फिर उसके स्पीड को कंट्रोल करेंगे, उस मशीन के स्पीड को। ठीक है, जो भी आपकी एसी से चलने वाली मशीन है उस मशीन की स्पीड को कंट्रोल करना है, क्या कहलाता है? यही मेथड कहलाता है आपका ड्राइव। और यदि आप डीसी मशीन के स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं उसको, तो उसी को कहते हैं हम लोग डीसी ड्राइव। तो इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। डीसी ड्राइव के अलग मेथड है, एसी ड्राइव के अलग मेथड है। ठीक है, मैं मेथड्स का भी नाम बता दूंगा। डीसी ड्राइव में यहाँ पे लिख लीजिएगा कि डीसी ड्राइव में आपका 2 तरह का मेथड होता है स्पीड कंट्रोल करने का। एक होता है आपका आर्मेचर कंट्रोल, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। ठीक है, और एक होता है आपका यहाँ पे फील्ड फ्लक्स कंट्रोल। ठीक है, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल। तो ये हो गया आपका डीसी ड्राइव।
और जो आपकी डीसी सीरीज मोटर होती है, डीसी सीरीज मोटर के लिए अलग अलग 5 मेथड है उसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो जितने भी आपके स्पीड कंट्रोल करने के मेथड है वो आ जाते हैं डीसी ड्राइव में, और जो भी आपके एसी मशीन के स्पीड को कंट्रोल करने के मेथड है वो आ जाते हैं एसी ड्राइव में। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इसका तुलना देख लीजिए कि पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट दोनों आसान होते हैं डीसी ड्राइव में, लेकिन इसमें क्या होता है भाई, इसमें कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स होता है एसी ड्राइव में। ठीक, डीसी ड्राइव में आपको रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन एसी ड्राइव में आपको रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। जो आपकी डीसी ड्राइव है, डीसी ड्राइव थोड़ी सी ज्यादा, जो भी इसमें मशीनें यूज की जाती है वो थोड़ा ज्यादा भारी होती है, लेकिन एसी ड्राइव में जो भी मशीन यूज होती है वो हल्की होती है। ठीक है, कम्यूटेटर के कारण मोटर बॉडी महंगी और भारी होती है। देखिए यहाँ पे भारी की बात कर दिया ना, और ये थोड़ा सा हल्का होता है। ठीक, कम्यूटेशन के कारण गति और डिजाइन रेटिंग कम होती है, इसमें स्पीड और डिजाइन रेटिंग की सीमाएं ज्यादा होती है। ठीक है, कुल मिला के यदि बात किया जाए तो डीसी ड्राइव से ज्यादा बेहतरीन होता है आपका एसी ड्राइव, लेकिन एसी ड्राइव, लेकिन जो आपका डीसी ड्राइव है ना, डीसी ड्राइव में हम लोग अपनी डिजायर्ड स्पीड के हिसाब से मशीन के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, या अपनी इच्छा अनुसार इसकी मशीन के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और एसी वाले में क्या होता है, एसी वाले में भाई ये सस्ता तो पड़ता है हमारे लिए और मेंटेनेंस भी इसमें बहुत कम है, लेकिन हम लोग उस हिसाब से इसके स्पीड को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं जितना हमें रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए हमें थोड़ी सी क्या महंगी डिवाइसेस का यूज करना पड़ता है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भाई एसी को क्या कभी भी स्टोर आप नहीं कर सकते, और एसी की फ्रीक्वेंसी को चेंज करना ये अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी परिचय हो गई आपके एसी और डीसी ड्राइव का। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोला है कि मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही है अगर रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल स्टार डेल्टा स्टार्टर में दबाया जाता है, तो क्यों मोटर की दिशा नहीं बदल रही है। तो इसमें मोटर की दिशा यदि नहीं बदल रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर का कनेक्शन कहीं ना कहीं टूट गया है। ठीक है, तो ड्यू टू इंटरलॉक इन रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर इंटरलॉक हो चुका है, इस वजह से जो हमारी मोटर की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो पा रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है। बहुत कम बिजली की खपत करने वाली इसमें से कौन सी है, फील्ड कंट्रोल है, ड्राइव कंट्रोल है, वोल्टेज कंट्रोल है, या फिर आर्मेचर कंट्रोल है। ठीक है, फील्ड कंट्रोल हमने अभी आपको बताया कि फील्ड कंट्रोल जो है ये आपका डीसी ड्राइव है। ठीक, जो आपका वोल्टेज आर्मेचर कंट्रोल है, आर्मेचर कंट्रोल ये भी आपका डीसी ड्राइव है। आपसे क्वेश्चन में एसी ड्राइव और डीसी ड्राइव नहीं पूछा, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें कम बिजली की खपत होती है। ठीक है, तो मुझे ये बताना कि जैसे आप को जाना है लखनऊ से दिल्ली आपको जाना है। ठीक है, लखनऊ से दिल्ली जाना है, आप 4 दोस्त हो, 4 लोग हो, चारों लोग को जाना है, चारों लोग के पास 4 बाइक है, 4 बाइक, अरे मोटरसाइकिल है, 4 मोटरसाइकिल है। ठीक है, चारों लोगों को जाना है, तो चारों लोग के पास अपनी सेपरेट मोटरसाइकिल है। 4 लोग क्या करेंगे, यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, अपनी चारों लोग अपनी अपनी बाइक लेके चलना स्टार्ट करेंगे। तो यहां तक जाते जाते क्या होगा भाई, इनमें फ्यूल का खर्च ज्यादा आएगा, फ्यूल का खर्च ज्यादा आएगा। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा। और यहीं पे यदि ये चारों लोग एक ही बाइक पे बैठ जाए, चारों लोग एक ही बाइक पे नहीं बैठ सकते ना, चलो हटा दो, उसको हटा दो। यदि चारों लोग मिलके क्या कर लें, एक कोई 4 व्हीलर ले लें और उस 4 व्हीलर से आसानी से जाएं, यहां से लखनऊ से दिल्ली जाना चाहें, तो क्या होगा, वहां पे फ्यूल का खर्च कम आ जाएगा, है ना। इसका मतलब यह है कि यदि ग्रुप में हम चल रहे हैं,
एक साथ चल रहे हैं तो वहां पे बिजली की खपत कम हो जा रही है। और यदि इंडिविजुअल एक साथ कई काम करना हो हमें, लेकिन एक एक करके कर रहे हैं, तो वहां पे ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है और ज्यादा खपत भी होती है। तो वही बात है, इस क्वेश्चन को समझने में बस इतना सा ही अंतर है। जैसे ये बात आपको समझ में आ जाए कि हाँ, ग्रुप में मिलके काम करने से काम आसान हो जाता है। वो काम इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि सब लोग अपना अपना बढ़िया एफर्ट लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बिजली की खपत भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यदि सारी मशीनें ग्रुप में चलाई जाए। ठीक है, सारी मशीनें यदि ग्रुप में चलाई जाए। ग्रुप में कैसे चलाया जाता है, तो उसको चलाने के लिए हम लोग करते ये हैं कि एक बड़ा सा ले लेते हैं अपना, क्या, एक बड़ा सा हम लोग ले लेते हैं शाफ्ट, जिस शाफ्ट के ऊपर कई सारी आपकी पुलियां लगी होती हैं, और इन्हीं पुलियों के द्वारा क्या किया जाता है, इन्हीं पुलियों के द्वारा सभी मशीनों को कनेक्ट कर दिया जाता है। जो भी आपकी मशीनें लगी होती हैं उन मशीनों को कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे बिजली की खपत थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि सबको अलग अलग सप्लाई दिया जाता है और अलग अलग स्टार्टर की जरूरत पड़ती। फिर सभी सर्किट के द्वारा अलग अलग करंट भी ड्रा किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ही शाफ्ट को हम लोग किसी एक मशीन के द्वारा चलाएंगे तो यहाँ पे बिजली की खपत कम होने लगती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि विच ड्राइव इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन। मोड ऑफ ऑपरेशन में कौन, क्या बोला है कि विच ड्राइव इज क्लासिफाइड, इसमें से कौन सा ड्राइव मेथड है जिसे मोड ऑपरेशन में क्लासिफाइड किया गया है, मोड ऑपरेशन में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, तो मोड ऑपरेशन में क्लासिफाइड करने वाला कौन सा मेथड है भाई, ग्रुप ड्राइव है क्या, नहीं, मैनुअल ड्राइव है क्या, नहीं, आपका जो कॉन्टिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव है, ये इसको किसमें ड्राइव किया गया है, इसको किसमें क्लासिफाइड किया गया है, मोड ऑपरेशन में क्लासिफाइड किया गया है। मोड ऑफ ऑपरेशन में इसे क्लासिफाइड किया गया है कंटिन्यूअस ड्यूटी ड्राइव को। ठीक है, चलिए, डीसी ड्राइव, एसी और डीसी ड्राइव थोड़ा सा अपने आप में डिफिकल्ट टास्क है, या कह सकते हैं डिफिकल्ट चैप्टर है। यदि चैप्टर को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे एकदम क्रम वाइज सारी क्लासेस कराई गई हैं, जहां से आप यदि एक बार क्लास को देख लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएंगे, आसानी से सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो भाई एक बार थोड़ा सा मेहनत करने में क्या ही जाता है आपका। एक बार जब आप शुरू में पढ़ाई कर रहे हो तो वहां पे आपको फाउंडेशन, मतलब जो उसका बेस है, किसी भी कोर्स का जो बेस है उसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो बेस जानने के लिए आप ग्लोबल आईटीआई के मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप कोर्स देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये जो ग्राफ दिया हुआ है, अब बस आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये ग्राफ किस चीज का दिया हुआ है। तो भाई ये जो ग्राफ है, देखो इधर दे दिया है आपका स्पीड, ठीक है, इधर आपका दे दिया हुआ है स्पीड, और इधर आपका दे दिया है टार्क, इधर क्या दे दिया हुआ है, टॉर्क। ठीक, तो ये क्या है, ये स्पीड और टार्क, इसका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मोटर का स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है। बस तो देख लीजिए ऑप्शन कहां पे है, स्पीड वर्सेस टार्क कैरेक्टरिस्टिक्स, ए ही ऑप्शन मिल गया, ए ही ऑप्शन मिल गया, तो एकदम करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपसे कि देखो ये एक छोटा सा फिगर बना दिया है और इसका नाम पूछ लिया है। ठीक है, तो ये आपका क्या है भाई, ये है आपका सप्लाई, ये क्या है आपका सप्लाई है, ये क्या है, ये है मेरे दोस्त रेक्टिफायर। ठीक है, और ये क्या है, इसे हम लोग कहते हैं इन्वर्टर, इसे हम लोग कहते हैं, अरे नहीं सॉरी, ये डीसी बस बार है आपका, डीसी बस बार, और यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है ना, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका मतलब ये माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये डीसी है, और ये आपका साइनोसॉइडल का एक सिंबल बनाया तो इसका मतलब है कि ये एसी है। तो ये क्या है भाई, ये है आपका इन्वर्टर। ठीक है, और ये है आपका फिर यहाँ पे सप्लाई। ठीक, ये आपका हो गया सप्लाई। तो
आपसे क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है, इसके बारे में पूछा है, इसके नीचे ऐसे एक्स बना के पूछ दिया है, तो ये क्या है, ये है आपका डीसी बस, डीसी बस या डीसी बस बार। मतलब कि सप्लाई को हम लोग सबसे ड्राइव, एसी ड्राइव में हम लोग क्या करते हैं, ये जो फिगर दिया हुआ है ये किसका फिगर है, तो ये जो पूरा फिगर दिया हुआ है ये चीज भी नोट कर लीजिए, ये जो पूरा फिगर बना है ना, ये पूरा फिगर आपका है एसी ड्राइव का। किसका है, एसी ड्राइव का, एसी ड्राइव। अब आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा कि सर ये बताइए, एसी ड्राइव है तो एसी को हम लोग यहाँ पे डीसी में क्यों कन्वर्ट करें और यहाँ पे डीसी बस की क्या जरूरत है। तो भाई हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि एसी को हम लोग एसी के द्वारा डायरेक्ट हम लोग स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके फ्रीक्वेंसी को चेंज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब हमें जिस हिसाब से जरूरत पड़ेगी करंट की, जिस स्पीड पे हमें मोटर को चलाना रहेगा, उस हिसाब से हम लोग डीसी यहाँ पे डीसी बस बार के द्वारा इन्वर्टर को सप्लाई देंगे और इन्वर्टर वही सप्लाई ले जाके कहां पे, मोटर को देगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका सप्लाई लिख सकते हैं या फिर आपका मोटर लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना भाई, तो ये हो गया आपका एसी ड्राइव का पूरा प्रोसीजर और ये हो गए आपके एसी ड्राइव में यूज होने वाले इक्विपमेंट। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे वाले क्वेश्चंस के साथ।